पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था हमने भाई? ऑपरेटिंग सेगमेंट स्टार्ट किया था, है ना? कहते हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट किस पे अप्लाई होता है? लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट, है ना सर? लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होता है। उनके कौन से अकाउंट्स पे अप्लाई होता है? कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल पे भी, लेकिन अगर दोनों साथ पब्लिश हो तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड। फिर और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था हमने? सर हमने पढ़ा था साइएस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने कहा सेल्स को प्रोडक्ट वाइज तोड़ देना, सेल्स को प्रोडक्ट वाइज तोड़ करके बताना। तो हमने कहा ये कैसे करेंगे? स्टेप 1 क्या था? ऑपरेटिंग सेगमेंट को करेंगे आइडेंटिफाई। तो बोला यार ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है जिसमें कितनी बातें हो? 3 बातें हो। पहली बात हमने कहा कि सर जिसके अंदर ये सलाहियत हो, उसके अपनी इनकम भी हो और एक्सपेंस भी हो, या इनकम और एक्सपेंस की सलाहियत हो। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था सर? फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है उसमें डिफरेंट टैक्सेशन भी होता है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग भी होता है। हमने क्या क्या इनके पास कमाने की सलाहियत है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? पैसे कम हो तो कहीं से अच्छे रेट पर फाइनेंस लेकर के दे, पैसे ज़्यादा हो तो इन्वेस्ट करके। तो हमने कहा ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, यस सर, वो क्या है? हमने कहा उसके पास सलाहियत है। दूसरा हमने कहा कि सर इससे पहले सर जो एक स्टार्टअप है, अभी उसने पैसे कमाना शुरू नहीं किए, लेकिन उसमें भी सलाहियत है। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा कि सर रिव्यूड बाय CODM। CODM क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन। इसमें क्या एग्जांपल दी थी मैंने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू करते हैं उसको। मैंने अपनी फर्म की एग्जांपल दी। मैंने कहा यार हम लोग बहुत सारे काम करते हैं माशाल्लाह, लेकिन SCCP वाला काम है वो अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम उसकी तरफ रिव्यू भी करें, है ना? हम वो देखते हैं बस सही है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम रेगुलरली रिव्यू नहीं करते सर। फिर और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था हमने? डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हमने कहा कि सर उसके अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह मेंटेन होते हो, जैसे मीट वन चर्बी की चीज़ों को अलग से मेंटेन। हमने कहा अगर तीनों बातें हो, कितनी बातें हो? कौन कौन सी? एबिलिटी टू अर्न एंड एक्सपेंस, दूसरा रिव्यूड बाय CODM, तीसरा ये तीनों बातें होंगी तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वरना। अब यूनिलीवर ने क्या बोला? यूनिलीवर ने बोला भैया हमारे तो 22 ब्रांड है पाकिस्तान में, दुनिया भर में तो पता नहीं कितने। यार सबकी अगर हमने अलग से सेल्स बताई, कॉस्ट बताई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो बोला भाई क्या करें उसके लिए? तो बोला यार उसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि हमने कहा एग्रीगेशन क्राइटेरिया पे जाते हैं। एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या होता है? हमने कहा कि सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया होता है कि अगर वो 5 बातों में एक जैसे हैं तो हम उनको जो है एग्रीगेट करेंगे। उनमें पहली बात नेचर सेम हो। नेचर का वर्ड ब्रॉड है। यूनिलीवर कह रहा है सनसिल्क और लक्स, क्या इनकी नेचर सेम है? यस सर। नेचर का वर्ड मतलब क्या है? कि सर एक जैसे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना हो। मैंने कहा ना 2 बच्चे शरीफ हैं, उनकी नेचर सेम है, शरीफ है। अब हमने कहा हो सकता है एक ज़्यादा हो और एक कम हो, क्यों आलियान? लेकिन हमने कहा है दोनों शरीफ, नेचर सेम हो। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस, हमने कहा सनसिल्क और वो जो है लक्स की नेचर सेम है, एक मतलब दोनों ही इंसान की खूबसूरती के काम आते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है ना? एक जमा होता है, एक को जमा देते हैं, एक को पिघला हुआ दे देते हैं। तीसरा टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर भी सेम हो। क्या मतलब है? इंसान ही यूज़ करने हैं। अब इंसानों में ये नहीं देखना मर्द औरत बच्चे बड़े, है ना? इंसान
चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम हो। यूनिलीवर ने कह रहा हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो उसको हम क्या करते हैं, एक ही चैनल से डिस्ट्रीब्यूट। हम जो है चैनल हमारा सेम है कि हम जो है एक ही चैनल के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अगली चीज रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सेम हो। क्या मतलब है सर, एक तरह के लॉ हों। फिर मैंने इसमें एग्जांपल दूसरी क्या दी थी, ICAP और ACCA। CA हमने कहा सर ये सेम है। अब आप बोलेंगे सर इसमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट तो सेम नहीं है, ये हमने कहा नेचर सेम है, कानून एक जैसे हैं। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? हमने कहा था भाई स्टेप 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, एग्रीगेट कर लो। यूनिलीवर ने कहा कि जो हमारे 22 ब्रांड्स हैं सब के सब ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उनको हमने एग्रीगेट कितने में कर लिया, 3 में। अब क्या करें, अब हमने कहा अभी डिस्क्लोज करें, बोला नहीं, इसमें से भी क्या आइडेंटिफाई करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है जरा जल्दी से बताएं मुझे। रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है कि 3 में से कोई एक क्राइटेरिया, 3 में से कोई एक क्राइटेरिया अगर मीट हो जाए तो सेगमेंट क्या बन जाएगा। ये सारे और वाले क्राइटेरिया हैं, एंड वाले क्राइटेरिया नहीं हैं। एक अजीम बेटा मार्कर यार, ऊपर से उससे बाकर से पूछ हैंडआउट का क्या हुआ, हो गए? चल थैंक यू। मैंने कहा था बस इसके बाद ये आखिरी हैंडआउट है, इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बुक अवेलेबल होगी। सब है बुक में भाई। फर्स्ट टाइम अब गया ओके। ले भाई तीन है ना? अब यार ये तो बहुत बड़ा हुआ, तो बुक आप लोगों को लेनी है ना। चलें जी, लेक्चर नंबर 3 वैसे तो 3 है, लेकिन मेरे ख्याल में IFRS 8 का 2 है ना। IFRS 8 इसकी क्या खास बात है आपके सिलेबस में, जल्दी बताओ सर। हमने कहा कि ये वाहिद टॉपिक है जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। चलें सर आगे बढ़ते हैं अब हम। और हमने कहा था क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स है ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट में कितनी बातें होंगी, एक बात पढ़ चुके थे। क्या बात थी, एसेट क्राइटेरिया। एसेट क्राइटेरिया में क्या था, उस सेगमेंट्स के एसेट टोटल से एसेट्स 10% से ज्यादा है ना, सेगमेंट्स एसेट्स कितने होने चाहिए, 10% ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10%। इसमें मैंने क्या कहा था सर, 9.99% नॉट इक्वल्स टू 10%। ठीक है, 9.99 सही है सर, पूरा 10% देखना है, 10% से कम तो नहीं है, सही है, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। उस सेगमेंट के देखें आपने, यूनिलीवर ने 22 ब्रांड को 3 में कर लिया, 3 के बाद भी डिस्क्लोज करने का नहीं कह रहा, बोला पहले तुम वो जो तुमने 3 कैटेगरीज बनाई है ना, उसमें देख करके मुझे ये बताओ कि क्या उस सेगमेंट के एसेट्स टोटल सेगमेंट्स का 10% है या नहीं है। सेगमेंट एसेट्स आर ग्रेटर देन 10% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ऐसा ही है। चलें सर आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, हमने कहा सर सेल्स क्राइटेरिया। अब इसको जरा समझेगा, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। देखें आप लोग इंशाल्लाह बड़े होंगे, है ना, बड़े वैसे तो हो गए हैं और होंगे इंशाल्लाह, है ना। जब बड़े होंगे कंपनीज में ऑडिट में जाएंगे
तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जब लोगों ने अभी कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा होगा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा, बताता हूँ सर। देखिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है अपनी ही कंपनी के डिपार्टमेंट को बेचना या एक सब्सिडरी का दूसरे को भी बेचना। वो भी किस में आ जाता है? ट्रांसफ़र। मैं जब यूनिलीवर में था तो मैं यूनिलीवर पाकिस्तान की तरफ से ट्रांसफ़र प्राइसिंग को लीड करता था। अब ये कितनी अच्छी बात लगी, लेकिन पता इसलिए उस डिपार्टमेंट में अकेला मैं ही था, सही है। तो लीड भी करता था, सही है, और मैं ही जूनियर था, लेकिन तभी बोलते ना कि इन्फॉर्मेशन पूरी हो तो अच्छा। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब यूनिलीवर में कहीं भी, यूनिलीवर वर्ल्ड में, देखो यूनिलीवर का मॉडल जरा समझो। मैंने क्या कहा था शुरू में, यूनिलीवर इसमें बहुत कहूँगा क्योंकि इस स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी फिट होती है और मुझे बहुत अच्छी से वो कंपनी आती है। तो सर यूनिलीवर में ना ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या होता था, इनका एक मॉडल है कि यार मुझे ना एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे लगता है कि इसकी पाकिस्तान में मार्केट है, लेकिन यार मैं पहले टेस्ट तो कर लूँ कि है भी कि नहीं है मशीन मंगवाने से पहले। तो अब मैं कहता था यार यूनिलीवर की दुनिया में ये प्रोडक्ट कौन बना रहा है, सही है। तो हम देखते थे कौन बना रहा है, तो उसके लिए हम देखते थे कि यार ये कहीं और बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो हम उसको बोलते थे यार हमें तुमसे ना ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी। ज़ाहिर सी बात है यूनिलीवर को टेस्ट करना है तो उनकी तो टेस्टिंग क्वांटिटीज़ भी हज़ारों में होती थी, सही है, 50,000 75,000। तो मुझे याद है एक प्रोडक्ट था कप आंसू, अब पता नहीं आता ही नहीं आता, लेकिन बहुत बुरे से पिटा। हमें उसके बारे में बहुत उम्मीद थी। हम जब मैं यूनिलीवर में था तो हमने उसको लॉन्च किया, हमने लगाया तो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अब लोग सूप वाले के पास होते हैं, मतलब होता है ना सूप वूप सर्दियों में आप पीते हैं। हमने कहा कि यार ये 20 रुपये में उस टाइम पे गर्म पानी में जैसे तुम चाय बनाते हो ऐसे डालो, सूप बन के तैयार। हमने कहा बढ़िया हो जाएगा। तो हमने जब इसका आइडिया सोचा ना, तो हमने कहा यार पहले इसको सैंपल मंगवाते हैं। सैंपल मार्केट में फ्लोट किए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने पूरी फिजिबिलिटी बनाई, जब लॉन्च किया तो फेल। अच्छा यूनिलीवर का पता है फेल क्या होता है? जिसका ग्रॉस मार्जिन 30% हो। यूनिलीवर ने अपना लिप्टन क्यों बेचा? ग्रॉस मार्जिन हो गया था 40%, सही है। यूनिलीवर अब जिस प्रोडक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट जो पड़ा है ना हमने रेशोज में 50% से कम हो, उसको बोलते हैं बेच दो। हम बड़ी कंपनी, हम ग्रॉस प्रॉफिट 50 से ऊपर ही खेलेंगे भाई, छोटे लोग थोड़ी हैं। तो खैर हमने उसको जब किया तो वो फेल हो गया। लेकिन सर वहाँ से जब मैंने कपा सूप मंगवाया ना, तो मैंने पहले देखा कौन यूनिलीवर इंडोनेशिया में चल रहा था। मैंने यूनिलीवर इंडोनेशिया को बोला कि यार ये हमें कपा सूप चाहिए, एक तो तुम मार्केट में बेचते हो, हमें कितना दोगे? हम तो यार मतलब एक यूनिलीवर ग्रुप का हिस्सा है ना। तो वो जो प्राइस हमको दे रहा है वो क्या है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे दे रहा है। वो कह रहा है यार देखो मार्केट में अगर सपोज करो 20 रुपये का वो दे रहा था, तो हमें कितने में देगा? 18, क्योंकि हम घर की कंपनी है। तो इसी से यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि एक सेल्स होती हैं एक्सटर्नल, एक सेल्स क्या होती हैं? इंटरनल सेल्स होती है कि एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट को। एक और एग्जांपल देता हूँ, सब बच्चे इधर अभी देखो, इधर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पार्क सुजुकी का नाम सुना है? हाँ जी, पार्क सुजुकी की डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन के अंदर ही, सही है। एक डिपार्टमेंट है जिसको प्रोडक्शन में ही लेते हैं, सही है ना। वो डिपार्टमेंट वैसे है उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्या कहते हैं? वो बोलता है माल चाहिए ना, हम खरीद करके देंगे, रॉ मटेरियल। फिर एक डिपार्टमेंट आता है उनका मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है, जरा समझना। फिर एक डिपार्टमेंट उनका आता है असेंबलिंग, ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट आता है टेस्टिंग। मतलब एक गाड़ी जो आपको मिलती है ना, सही है, वो गाड़ी 4 डिपार्टमेंट से होती हुई जाती है, सही है। सुजुकी, मेहरान के लिए ऑल्टो हो गई, सही है ना। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? इसका काम क्या है भाई? गाड़ी में ना कुछ पार्ट लोकली बनते हैं, कुछ पार्ट आउटसोर्स। सपोज करो गाड़ी पूरी 40 रुपए की पड़ी, सही है, आपने कह दिया 40 लाख की पड़ी कंपनी को,
आगे कितने में बेच रही है कंपनी? 50 में बेच रही है। कितने में बेच रही है मेरा बच्चा? 50 में। तो अब होता क्या था, पहले सारा प्रॉफिट टेस्टिंग डिपार्टमेंट कहता था यार देखो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे गाड़ी क्लियर नहीं होगी, तो पूरा प्रॉफिट हम कमाने। सुजुकी ने कहा ऐसा नहीं है भाई, ऐसा सुजुकी ने कहा अब हम प्रॉफिट सब में, ताकि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पता चले अलग अलग। सही है, कंपनी प्रॉफिट 10 का ही बनाएगी, 40 लाख की गाड़ी 50 में बेच रही है, सपोज करो स्विफ्ट। अब बोला यार प्रोक्योरमेंट ने कहा कि टोटल हमने रॉ मटेरियल खरीदा कितने का, हमारी कॉस्ट कितनी आई, बट हम इंटरनली उसके ऊपर प्रॉफिट कितना रखेंगे? 2.5। तो हम आगे प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चरिंग को कितना देंगे? 12.5। मैन्युफैक्चरिंग ने कहा भैया हमारा कितना हुआ? साढ़े, बोला यार हमारा 12.5 का हमने खरीदा, प्लस 10 की हमारी और कॉस्ट आ गई, तो हमें कितने का बचा? 22.5। हम भी प्रॉफिट कितना रख रहे हैं? तो अब ये चीज़ कितने की हो गई? अभी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग से निकली है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट्स बन गए, असेंबल नहीं हुई, एक साथ नहीं किया है। ऑटो इंडस्ट्री में असेंबलिंग डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है, बहुत सारी जो कंपनियां उनमें सिर्फ असेंबलिंग ही होती है, उनके सारे पार्ट बाहर से आते हैं। सही है, और फिर आउटसोर्स भी सारे ये सब काम प्रोक्योरमेंट करता है। फिर आ गया है असेंबलिंग डिपार्टमेंट ने कहा भैया मेरे पास गाड़ी 25 की आई, 10 लाख मेरी असेंबली की कॉस्ट लगी, 35 हो गए, मैंने कितना रखा? 2.5। कितना हो गया अब ये? अब इसके पास कितने का गया? इसने कितनी कॉस्ट रखी? 10 इसकी और लगी, सॉरी, तो हमने कह दिया कितने का पड़ा? 5। ऐसा ही है। और हमने कहा कि भैया 2.5 का प्रॉफिट इसने रखा। सही है, तो कितना हो गया? 50। तो सिर्फ बड़े गौर से सुनना, पहले जो 10 लाख का प्रॉफिट एक साथ आ रहा था वो 2.5 लाख का किसका हो गया? हर डिपार्टमेंट का। इस तरीके से होता क्या है सर, डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता चल जाती है, कौन कितना कमा कर दे रहा है, कौन क्या कमाऊ है। सही है ना। अब हो सकता है भाई प्रोक्योरमेंट वाले के पास से माल आई नहीं, निकल ही नहीं रहा हो, उसको प्रोक्योर करने में मसला हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला स्लो काम कर रहा हो। सही है ना। अब सर जो आपस में एक दूसरे को बेच रहे हैं ना, तू मुझसे 12.5 का खरीद, तू मुझसे, इसको कहते हैं इंटरनल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरनल सेल्स। समझ गए। इसी तरीके से इंटरनल सेल्स एक और क्या होती है, सुनना भाई, मेरी एक लैब है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, हम लैब, और हमारी एक वो भी है, क्या कहते हैं, एक प्लांट भी हमारा। तो हम अपनी लैब में चीज़ों को रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च दूसरी कंपनियों को भी बेचते हैं और अपने प्लांट वाले को भी बेच देते हैं। तो मेरी जो अपने प्लांट में बेच रहा हूँ वो इंटरनल सेल्स, किसी और को बेच रहा हूँ वो क्या है? एक्सटर्नल सेल्स। तो सेल्स कितनी तरह की होती है? अब आ जाते हैं रेवेन्यू क्राइटेरिया पे। रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या कहता है? टोटल रेवेन्यू, टोटल का मतलब है, अब सुनना, इंटरनल रेवेन्यू समझ में आ गया? अपने ही ग्रुप में बेचना, सही है, या अपने ही कंपनी के अंदर किसी और डिपार्टमेंट को बेचना, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%। कितना? ऑफ टोटल रेवेन्यू। यस, क्या हम यहां तक क्लियर हैं? मेरा जो है, मैं सेगमेंट हूं, तो हमने कहा उस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 10% ऑफ टोटल। टोटल का मतलब क्या? इंटरनल ऑफ ऑल सेगमेंट्स। सही है। मतलब जिसको तुम रिपोर्ट कर लो उसकी इतनी तो औकात हो कि वो कंपनी में जो टोटल सेल्स हो रही है उसका 10% तो बनाए। तो हमने एक सवाल शुरू किया था पिछली क्लास में, याद है बच्चों? ऑनलाइन वालों, तुम्हें याद है नहीं है? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। आज कोई और क्लास थी इससे पहले? और कल होस्टिंग किसके बाद है ना? 2 बजे मेरी होगी, सुबह 11:30 से 1।
अभी 3 दिन मेरी क्लास होगी, 1 दिन सरकाजी। सरकाजी लेंगे हफ्ते को। सर इस हफ्ते को लेते नहीं, सर थोड़ा पढ़ाएंगे पहले IS 38 इंटेंजिबल्स लेंगे सर पहले, इसके बाद देखते हैं। फिर कंसोलिडेशन है। क्या बात है। चले सर, कर लिया कॉपी? हैंड आउट पे लिखा आ रहा होगा आप लोग के पास, पेज नंबर 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था इसमें हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा मुझे बता दें हमने क्या किया था, ये मिटा दूं पाक सुजू की? जी एसिड क्राइटेरिया था ना, वो वाला। एसिड क्राइटेरिया कर लिया था ना हमने, देखा राइटिंग अच्छी है तेरी, उसी में कंटिन्यू तू देखा। तुम लोगों ने जो है ना बेटा सही से, मैंने कहा भी था उसमें जगह छोड़ देना है ना, यही वाले सबने छोड़ी हुई थी उसमें किसकी? एसिड क्राइटेरिया की। सही है, ये मिटा रहा हूँ मेरा बच्चा मैं। FL2 की पता है खूबसूरती क्या है? आज की क्लास से 100 रुपए वाले सवाल शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है अंग्रेजी का टेस्ट हो तुम्हारी। आए सर आए, क्वेश्चन नंबर 1 पे थे, हमने उसका सिर्फ एक किया था, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू हसन खानानिया कंपनी विद वुड फर्नीचर वनीर वेस्ट अदर सेल्स और टोटल। सही है। विच ऑफ द बिजनेस डिविजन आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर IFRS 8। हमने कहा सर इसमें पहला स्टेप को उड़ा दिया गया, सारे के सारे हमने कह दिया ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है ही ना। तो ज़रा जल्दी से मुझे बता दें, हमने कहा जब पेपर में आप इसका आंसर करेंगे तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। आंसर की आपने डाली हेडिंग, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया। मुझे बताएं भैया, क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे पहले हमने क्या लिखा था? एसेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10% अमाउंट लिखा था, 10-20। और ये हमने कैसे निकाला था? 10200 का। फिर रेवेन्यू पे आते हैं अब सर। अब सब बच्चे प्यारे और अच्छे, कॉपी कोई नहीं करेगा, बोर्ड की तरफ। एसेट्स की बेस पे हमने रिपोर्टेबल भी निकाल लिए थे ना, जरा मुझे बता दो, हमने वैसे वो भी कर लेते हैं। सेगमेंट के नाम रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्या था? ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए मेरा बच्चा जरा जल्दी से मुझे बताएं सेगमेंट कौन कौन से थे हमारे पास? वुड फर्नीचर वनीर और वेस्ट अदर्स। अब मुझे जरा सब बच्चे बताएं, ए नौजवानों, वुड तो एसिड एसिड की बेस पता है, इसके टोटल हमने कहा था जिसके एसिड 1020 से ज्यादा वो हो जाएगा, तो है ना। तो हमने कह दिया सर रिपोर्टेबल है ये एसिड की बेस पे, यस सर। तो हमने कहा ऑन द बेस ऑफ एसिड्स में है ये। और बताएं, फर्नीचर भी है, ये तीनों नहीं है ना सर। हमने कहा था इनके लिए किस अटेम्प्ट पे जाएंगे? दूसरी अटेम्प्ट पे जाएंगे। किस अटेम्प्ट पे जाएंगे? पहली अटेम्प्ट में 5 में से 2 बच्चे पास हुए, 3, फिर भी 40% रिजल्ट है। आईकेप में ये अच्छा होता है ना। आए सर अब दूसरी में रेवेन्यू पे आए, जरा टोटल रेवेन्यू मुझे बताएं कितना लेंगे, 650 या 698? 6 टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस, तो आपने कहा 698। इसका ब्रेकअप क्या है? 650 एक्सटर्नल, 48 उसका कितने परसेंट, कितना हुआ?
69.8। अब हमने कहा ये दोनों वैसे ही चैंपियन थे, हमने कहा तुम पास तो एक दफा फिर से बैठ जाओ कि ये फिर से पास हो रहा है वुड। इसका रेवेन्यू कितना है? हाँ दोबारा मतलब रेवेन्यू की बेस, हाँ हो गया, लेकिन हमने कहा फिर से दूसरा इसका कितना है? दोनों का 258 है और हमें चाहिए कितना? 698। एक मिनट देंगे आज। ओ हो खानदान वालों का आज मेरे जो है ना मैं बहुत याद आ रहा हूँ। आ जाए एसेट्स रेवेन्यू, ऐसा ही है, क्लियर है? चले सर तीसरी 1 ईयर गया दूसरी अटेम्प्ट में 69.8 पासिंग मार्क्स से इस अटेम्प्ट में। ये भी नहीं, तो हमने कहा सर देखें जो पास होने वाले थे वो पहली दफा भी हुए और दूसरी दफा भी हुए। 2 अटेम्प्ट्स हो गई, आसान थी। एसेट का 10% देख लो। रेवेन्यू में वाहिद शरारत क्या थी? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। हम यहाँ तक क्लियर हैं बच्चा? पक्की बात है? आए सराय, अब मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद। ये कॉपी करना है तो कॉपी करें। फिर तीसरी अटेम्प्ट थोड़ी सी खतरनाक है भाई, आहिस्ते आहिस्ते तेज होते जा रहा है ना। अलग अलग होता है, जैसे हमने कहा ना कि बाहर के कस्टमर्स को भी, अपने ग्रुप वालों को भी, दोस्तों को भी, डिपार्ट सेगमेंट को भी। एक इसका आगे तेरे सवाल डिस्क्लोजर बनाएंगे, उसमें इसको हटा देंगे, बोलेंगे इसमें कट जाओ। क्योंकि देखो ये सेगमेंट की सेल्स है, कंपनी की सेल्स नहीं है। गहरी बात बोली है मैंने। सेगमेंट की तो सेल्स है, कंपनी की सेल्स। एक भाई की फ्लोर मिल है, वो बाकियों को भी देते हैं, अपने भाई को भी दे बेचता ही है, सही है? या अपने घर में भी बोलता है पैसे दोगे तो दूंगा। तो हमने कहा उसकी वैसे तो सेल्स है, लेकिन देखा जाए तो घर की सेल्स घर की आमदनी का हिस्सा नहीं है सर। होता है ना कभी कभी कोई भाई, मैं किसी को यही कह रहा था, मैंने कहा यार मैंने ना जिससे मिलो ना, वो कहता है यार हमारे ताया या हमारे चाचा हमारा हक खा गए। मैंने कहा यार कभी वो नहीं मिलता कि हाँ मेरे पापा ने हक खा लिया अपने भाई है ना। मैंने कहा मजलूम हमेशा कभी होता है ना कि आप जिससे मिलो, यार वो मेरे ताया जो है ना हमारी ज़मीन खा गए। भाई जो खा रहा है वो कौन है? कहाँ है? 80-90% लोगों के ख़ानदान में वो कह रहे हैं कि हमारी कोई ज़मीन। एक तो ये होता है, फिर दूसरी बात कभी कभी आप लोगों के टाइम पे पता नहीं कुछ एक और भी टोपियाँ कराई जाती हैं ख़ानदान में कि हम भारत में थे ना बहुत अमीर थे। सही है? तो भारत में थे तो हम, आप थोड़ी जाके वेरीफाई करेंगे कि भारत में थे तो किस उसमें थे। चले सर आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है सब? क्रिस्टल क्लियर? ऑनलाइन वालों तो कह दो सीसी। अब सर तीसरा जो क्राइटेरिया है ना, उसके ऊपर 100 रुपए का इनाम है। उसको सिर्फ जो समझा देगा, और समझाना मतलब समझाना, उर्दू ट्रांसलेशन नहीं। लेकिन सर आए ना पहले पढ़ते हैं, समरी सब पे आते हैं सब। सर ये जितनी भी समरीज हैं ये सब आपके पास है ना, जितनी भी हर आईएएस की समरी मिलेगी सिवाय 2 टॉपिक्स के। एक टॉपिक जिसकी आपको संभल के 3 की, वो है आपके पास जिसकी समरी नहीं मिलेगी, वो है आपके पास कंसोलिडेशन, मतलब उसकी 1 पेज समरी नहीं मिलेगी, उसकी समरी मिलेगी। सही है? दूसरा टॉपिक है आपके पास IAS 12। सही है? IAS 12 क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा नहीं हुआ समरी से। आए सर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड सबको नजर आ रहा है? पहले पॉइंट पे आए हम। बुलेट जो है, पहली बुलेट, इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली अबाउट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग sales to external customers and inter-segment sales or transfer is 10% और combined revenue internal external of all segment। ये किस पॉइंट को कवर कर रहा है? जो अभी हमने रेवेन्यू वाली बात की। फिर आगे आते हैं एसेट वाली बात पे आते हैं, आखिरी जो है डैश है ये, इट्स एसेट्स आर
10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग, ये पहली बात जो हमने पिछली क्लास में की थी, है ना। अब आते हैं 100 रुपये वाली, इसका उर्दू तर्जुमानी समझाने। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और is 10% or more of the greater in absolute amount of the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss and the combined reported loss of all operating segments that reported a loss. कौन समझाएगा जी उमर? प्रॉफिट में जितने सेगमेंट्स में प्रॉफिट किया है उसका 10% प्रॉफिट होना चाहिए, जिसने लॉस किया उसको रिपोर्ट नहीं करेगा। यही कह रहा है, कुछ और नहीं जी। जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल लॉस जो भी होगा उसका 10% टोटल प्रॉफिट है, टोटल लॉस हो, उसकी 10% होगी। फॉर एग्जांपल एक्चुअली बेसिस पे है नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन में सबको प्रॉफिट समझा जाएगा। सबको एक अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 50% फिगर आएगा, भले वो लॉस हो या प्रॉफिट, सबको टोटल कर दो और उसका 10% ले लो। सब 100 रुपये दे देना है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल कंपनी का या सेगमेंट का? अभी कंपनी की बात ही नहीं कर रहा। सेगमेंट टोटल प्रॉफिट का 10% आया, तो फिर हम देखेंगे कि अगर किसी सेगमेंट का लॉस 60 है तो वो भी उसमें शामिल होगा। तो वो जो सेगमेंट सोच ले, लॉस करेंगे नहीं, भाड़ में जाए। लॉस को बोले तू गरीब है, तू जा। जिस सेगमेंट का प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट जितने भी सेगमेंट है ना, अगर उनमें किसी ने भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया तो उनका प्रॉफिट, या फिर जिसने लॉस रिपोर्ट किया है उसमें सबका लॉस, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा ना उसका 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ये मीट करेगा पहले। लॉस भी फिर 10% ज़्यादा होगा। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा, आ गया। उसके बाद 10% उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा आएगा, तो मेरा सवाल है कि फिर वो प्रॉफिट है या लॉस हो, कुछ भी हो, 10% देखना है। जी लिखा हुआ है। यार तू बहुत करीब था लेकिन पैसे ये ले गया। टैक्स की सर ये पागल अनडिस्क्लोज इनकम होती है। सही है। अच्छा सर, आधी बात इसने की, 50% बात, 80% बात, 100% ये ले गया। तो कभी कभी कहते हैं ना कि फर्स्ट मोर एडवांटेज में, क्योंकि आप समझ रहे हो, वो आप दूसरों की बातें सुन के आपके दिमाग में आ जाता है कि ये चल रहा है। सर बिल्कुल सही कहा। देखिए इसने कहा सबसे पहले तो भाई देखो 5 सेगमेंट है, 3 ने प्रॉफिट किया, 2 ने, जो प्रॉफिट वाले सेगमेंट हैं उनको टोटल कर लो, लॉस वालों को भी साइन को गोली मार के क्या करोगे, टोटल करोगे। सही है। अब दोनों में से जो ज़्यादा है, प्रॉफिट की फिगर या लॉस की, उसका लोगे 10%। फिर इंडिविजुअल सेगमेंट से कंपेयर करोगे और उस टाइम पर भी साइन को क्या मार दोगे, इग्नोर। अब पहले इसको अभी हम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, पहले मैं आप लोगों को सवाल समझाऊंगा, एक कुछ सवालों से करवाऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल सवाल हैं जो कि आप इसी में ही करेंगे हैंड आउट में। सब बच्चे प्यारे और अच्छे ज़रा आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। आ गए, आ गए यार, है नहीं, ऊपर बाकर से ले लेना। सही है, तब तक इससे ले ले, दोस्त है, बातचीत है, इससे खत्म हो गई। आ जाए सर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 110, लॉस कितना है, अब क्या करना है, दोनों में से हायर कौन सी फिगर है, 110 प्रॉफिट, तो 110 का 10% कितना आया। अब आपने कहा साइन को इग्नोर करके चेक करना है कि 11 जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो 11 से कम है या ज़्यादा। अगर 11 है तो बना दो रिपोर्टेबल, 11 नहीं है तो अब मुझे बताओ डिवीजन 1 जो है क्या ये रिपोर्टेबल होगी, नो, क्योंकि 11 से डिवीजन 2 होगी, डिवीजन 3 होगी। यस सर, साइन को क्या करना है,
लॉस है तो भी उसका सिर्फ नंबर को देखना है। डिवीजन 3 भी होगी, डिवीजन 4 होगी और डिवीजन 5 होगी। यस सर, तो हमने कहा यहाँ पर डिवीजन 1 के अलावा। सर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ, हायर क्या है? 110 ही है और 90 ऐसा ही है, तो इसका 10% कितना आएगा? 11, ऐसा ही है। फिर हमने कहा अब इसके बाद मुझे बताओ कि जो है इसके अंदर डिवीजन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 भी होगी, 5 ही होगी। आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस 100, इसका 10% 11। तो हमने कहा कि सर क्या है ये? पहली भी होगी, यस सर, दूसरी भी होगी, तीसरी भी, चौथी भी और। तो आए सर अब जरा इसको डॉक्यूमेंट करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं ना, इसका एक डब्बा बनाते हैं, फिर इसमें अप्लाई करते हैं। आ जाए प्रॉफिट एंड, मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएंगे ये। हायर ऑफ व्हाट? सम ऑफ प्रॉफिट्स 10% of higher of 10 of have sum of profits or sum of losses। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या होता है? इग्नोर्ड साइन, नेगेटिव भी है तो उसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है ना। अब पता है दुनिया की कुछ एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो वहाँ पर कुछ अजीम हस्तियाँ हैं जिनके मार्क्स आते हैं -7 -9। सही है, क्योंकि भाई अब वैसे 0 बन रहे लेकिन गलतियाँ करते जा रहे हैं। सही है, लेकिन ये ज्यादती है बच्चों के साथ यार, मतलब नेगेटिव मार्किंग। तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं जाते, बच्चे रिजल्ट बताते हुए कर देते -50 कितने मार्क्स आए। सही है, 20 -50। आ जाए सर, आ जाए, यहाँ तक चले क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब आए सर, देखिए ये तीसरी अटेम्प्ट पे जा रहे हैं बच्चे। हम वुड और फर्नीचर को फिर से लेकर के जाएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। तैयार हैं? चले सर, अब इसमें सभी का प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं ना, तो प्रॉफिट का 10% कितना बना? 13, है ना। अब हमने कहा सर प्रॉफिट पे आए, सम ऑफ प्रॉफिट 130 का 10% कितना हो गया? 13। अब हम आए और हमने कहा सर ये दोनों फिर से बैठ चुके हैं, क्या ये पास हो रहे हैं? कितना प्रॉफिट है? ये कितना है? ये बहुत करीब से रहा यार, 1 नंबर से रह गया। ऐसे बहुत सारे टीचर्स का क्लेम है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार 49 पे आके रुकता नहीं है, 48 पे रुका हुआ देखा है मैंने बच्चा। ये हरकत की तो रोक लेगा। सही है, तो सर यहाँ तक क्लियर है सब बच्चे? पक्की बात है। अब ज़रा बेटा इसी तरीके से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना मेरा बच्चा, ये करके बताएं तो मुझे।
अब आप लोग चीते हो ही गए तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सर, सबसे पहले वही टोटल एसेट्स का 10% रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये निकाल के साइड में कर लेंगे, फिर इंडिविजुअल को उसके हिसाब से देख लेंगे। सर ये 5 मिनट भी ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताएं कितना आ रहा है, टोटल एसेट्स कितने के हैं? 10,200 का 10% कितना हुआ? 1,020। चलें सर इसका बताएं। टोटल 638 है, 638 का कितने परसेंट? 60। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ही दिया हुआ है, कितना हो रहा है टोटल प्रॉफिट? 120 कितने परसेंट? 12। अब मुझे बताएं कौन बन रहा है सर रिपोर्टेबल? वुड और तो हमने कहा ये एसिड्स की बेस पे हो गए और ये भी एसिड्स, ये दोनों, ये तीनों फेल। दूसरे केस में सेम ही है। देख रहे हैं सर, जो बच्चे पास होने वाले होते हैं ना वो हर तरह के एग्जाम, वो सॉरी यार रेवेन्यू, वो हर तरह के एग्जाम में पास हो जाते हैं, और जो बच्चे नहीं हो पाते हैं पास, उनको भी पास किया जा सकता है। आ जाए कैसे वो बताऊंगा। ये भी दोनों भी, यहाँ पे भी ये दोनों ही है। प्रॉफिट आए सर, आए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कितने लोगों को अब तक FAR2 आसान लग रहा है? FAR1 से भी आसान लग रहा है? सर याद रखें, मैं आपको कहता हूँ, देखें वो एक इरफान खान था, बॉलीवुड का एक्टर, इंतकाल हो गया। उसने कहा था ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम जीना देर से शुरू करते हैं। FAR2 मुश्किल नहीं है, हम स्मार्ट वे में पढ़ना देर से शुरू करते हैं। पहले ही स्मार्ट वे से पढ़ना शुरू करें। सर याद रखें, हर टॉपिक के अंदर मार्क्स छुपे हुए, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालने हैं, किस तरीके से निकालने हैं, क्या फॉर्मेट होगा आंसर का। बच्चा परेशान होता है कि आंसर शुरू कैसे करूं। इस तरह के सवाल आएंगे, हर तरह के सवाल करेंगे। इस सवाल का फॉर्मेट ये देखेंगे, आप यकीन माने FAR2 इंशाल्लाह मुस्कुराते हुए पास हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है यहाँ तक? चले सर अब आगे बढ़ेंगे, और अब आगे बढ़ते हुए हमने क्या करना है? अब सर आए ना थोड़ा जज्बात का इजहार। देखें एग्जामिनर भैया जो है ना, उसको पता है कि इन नौजवानों के दिलों में जज्बात तो बहुत हैं, इनको इजहार करने। और ये मैं आपको बता दूं, ACCA घुसा हुआ इसमें, और IFRS 8 में एक तो इस किस्म का सवाल आएगा। इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक तो इस किस्म के सवाल आएंगे, भाई बता दो क्या है रिपोर्टेबल। एक आ जाएगा डिस्क्लोजर का। जो दूसरा सवाल है ना, वो होगा जज्बात का इजहार, कि मुझे बता इनमें से कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है या तो सर। और मैं आपको बता दूं, पिछली अटेम्प्ट में मेरे ख्याल में 38 या 40 नंबर जज्बात के इजहार के थे। सही है कि क्या करना है? वो कहता है भैया इजहार करके बताओ, क्योंकि तुम लोग जो है जज्बात लेके दुनिया से चले, जो है ICAP में सारी चीज़ें पहले हम लोगों ने बगैर जज्बात के CA पास कर लिया। बहुत कम होता था जज्बात का इजहार, सीखना है। और देखें जज्बात का इजहार कोई मुश्किल नहीं है भाई, जो काम करते हो ना उसको लिख दो। और अंग्रेज़ी में याद रखो, ना वो तुम्हारी ग्रामर चेक करेगा, ना वो तुम्हारी, सही है, लेकिन हाँ इतनी अंग्रेज़ी हो। मेरी ऑफिस में एक बंदा है ना, किसी क्लाइंट को कोई चीज़ बेचनी थी, इंगेजमेंट लेटर, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या भी पढ़ेंगे ऑडिट में ना, तो वो बेचना था, मेरे पार्टनर ने बेच दिया। सही है। अब वो देखो लड़का है, अब उसकी अंग्रेज़ी सही है, लेकिन मेरे पार्टनर ने बेच दिया और ग्रुप पे लिखा सेंट, SENT। तो उसने नीचे जवाब दिया ओके सर सेंडिंग। मैं जो उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई बेच चुके हैं, सेंड नहीं लिखा है। सही है, SENT सेंट है। बट क्या था, तो कभी कभी ऐसी हरकतें। इसी तरह से ऑफिस में एक और फंड हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ भाई। एक वो भी मतलब वो रोमन जो नहीं लिखते मैसेज का ही, वो एक बंदा नहीं था, तो उसके मैनेजर ने पूछा कि भाई इस बंदे से पूछो कि ये आज आ रहा है या नहीं।
तो एचआर ने सामने से मैसेज दिया नो ऑफ है, तो बंदा समझा छुट्टी पे है बंदा। बाद में वो बंदा आ गया, बोला भाई तू तो नहीं आ रहा था आज, मैं तो कुछ और प्लानिंग कर ली। बोलता है मैं तो आ रहा था। तो एचआर को बुलाया, बोला आपने लिखा था नो ऑफ है। बोला सर वो मैं लिख रही थी नंबर ऑफ है। तो नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना NO, तो उसे अगर डॉट डाल, सही है। तो आप ये देखिए प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे भंड हो जाते हैं। तो भाई अब आप सोचे कि अंग्रेजी, सर देखिए अंग्रेजी और मैथ्स ये पास करा देगी, मैं आपको बता दूं पूरा CA। इन दो में चीते हो जाओ। जब ये हरकतें बच्चे करते हैं सही, और पेपर में ऐसी गलतियां नहीं करना भाई कि अल्फा मतलब ही चेंज हो जाए। आए सर आए एक जज्बात के इजहार का सवाल। जज्बात हमें कूट कूट के बड़े हैं। कितने लोगों को लगता है कि ACCA आसान है? अभी पता चलेगा। आ जाए आ जाए आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ACCA का सवाल है। 8 नंबर का, पेज नंबर 7 पे आ रहा है आपके पास। मिल गया? हाँ जी, आए पढ़ते हैं। XYZ आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ACCA वाला कभी कभी रिक्वायरमेंट छुपा देता है। देखो आखिरी के 2 लाइनों में लिखी हुई है। XYZ is uncertain as to whether the research and development lab should be reported as 2 separate segments under and would like advice on this issue। याद है ना कॉन्सेप्ट? ऑपरेटिंग सेगमेंट 3 बातें, एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड। दूसरी बात इसमें भी लिखी हुई है समरी में भी। दूसरी बात CODM रिव्यू करता हो। तीसरी बात डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। तीनों बातें पूरी हुई तो फिर एग्रीगेशन क्राइटेरिया, उसकी 5 बातें है ना सर? नेचर वाइज सेम, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम, कस्टमर सेम और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। फिर रिपोर्टेबल में कितनी बातें? 3 बातें, एसिड क्राइटेरिया, रेवेन्यू क्राइटेरिया और P&L क्राइटेरिया। तो अब आ जाए सर, ये रिवाइज तो आपका हो गया। अब आए पढ़ते हैं। कह रहा है XYZ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड इज सीकिंग एडवाइस ऑन सेवरल फाइनेंशियल। XYZ produces and sells this range of drugs through 3 separate. In addition, there are 2 labs which carry out research and development. In the first of these labs, R&D activity is funded internally and centrally for each of the 3 sales division. It does not carry out research and development activities for other entities। बोला देखो अब तक जो पढ़ा है, बोला यार 3 डिविजन्स हैं और कितनी लैब्स हैं? 2। बोला जो एक लैब है वो R&D करती है, इंटरनली फंड उसको किया जाता है, और वो तीनों डिवीजन के लिए करती है, वो किसी बाहर वाले के लिए R&D नहीं करती। ठीक है। Each of the 3 division is given a budget allocation which it uses to purchase research and development activities from the labs. The lab is accountable to the division heads for this expenditure। ये पहली लैब की सारी बातें कर रहे हैं। The second lab performs contract investigation activities for other labs and pharmaceutical companies. This lab earns 75% of its revenue from external, बाहर वालों को बेचती है 75, and these external revenue represents 18% of the organization's total revenue। इसका मतलब है कि इसकी भी बात कर दी है। फिर आगे कह रहा है the performance of the second lab activities and of the 3 divisions is regularly reviewed by CODM, मतलब BOD। In addition to the heads of division, there is a head of second lab। पहली लैब का हेड नहीं है लेकिन सेकंड का है। The head of the second lab is directly accountable to the CODM and they discuss the activities, allocation of resources and financial results of the lab. XYZ is uncertain as to whether the R&D labs की बात कर रहा है should be reported as
2 separate segments under IFRS and would like advice on the issue। हाँ जी, पढ़ लें एक दफ़ा फिर से भी, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी हो गई, मसला हो रहा है हज़म करने में, एक दफ़ा फिर से पढ़े और बताएं। दोनों, अगर डेटा दिया हुआ है तो देखो पिछले सवाल में कह दिया, ये नहीं दिया हो तो आपको देखना है भैया कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है भी कि नहीं है। बताएं क्या कहना चाहते हैं। नहीं, पहले मुझे हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे ना, जज्बात का आधार सीखेंगे कैसे। पहली लैब कितने लोग कह रहे हैं कि रिपोर्टेबल है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है। इस बात पे हम कायम हैं। रीज़न क्या है, क्यों नहीं कमा रही, क्या है लैब्स को बेचेगी, क्यों नहीं है। CODM रिसर्च पहली लैब तो आपने कहा देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट है ना, लड़का या लड़की हो तो उसके लिए पहले इंसान का बच्चा होना चाहिए, नहीं तो बिल्ला, कुत्ता, गधा कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने कहा लड़का लड़की के लिए क्या, तो बोला ये तो इंसान का बच्चा ही नहीं, सही है। आपने कहा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए पहले क्या होना चाहिए, इंसान का बच्चा, ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है, क्यों नहीं है। ऑपरेटिंग सेगमेंट की कितनी बातें थी, आपने कहा एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, वो इसके पास है, सेकंड लैब्स को बेचता भी है। CODM नहीं बेच भी रहा है, पर आगे गौर से, सही है। उसने कहा बाकी लैब्स खरीदो, उससे खरीदते हैं। सर CODM भैया रिव्यू नहीं करते, तो हमने कहा क्या हुआ, वहीं से उड़ गया ये, है ना। अब हमने कहा कि सर ये उड़ गया, अच्छा सेकंड लैब है कि नहीं है। देखो जब कहीं नेगेटिव आंसर दो ना अकाउंटिंग के उसमें, तो जिस वजह से नेगेटिव हो रहा है ना उसके ऊपर फोकस हो, और अगर कहीं पॉजिटिव हो ना तो सारे क्राइटेरिया को फिर डिफाइन करोगे, सही है। नेगेटिव में बाइकिप कहता है, इसमें इसी वाले ने कहा कि बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आंसर हम लिख लेंगे फर्स्ट लैब इज़ नॉट रिपोर्टेबल, सेकंड लैब इज़ रिपोर्टेबल, ख़त्म। 8 में से 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे। देखिए मैंने कहा ना, जज्बात का भी आप लोग भी यही करते हैं, ग्राउंड बनाए बगैर इज़हार कर देते हैं। पहले ग्राउंड तो बनाए, है ना। क्यों इज इम्पोर्टेंट एंड क्या, क्यों का जवाब पहले पता हो, मतलब उसका मतलब क्यों बिठाना चाहिए कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। CA क्यों कर रहे हो, कमाने के लिए, शादी के लिए, है ना। क्यों भैया आलियान, अच्छा कमाने के लिए या शादी के लिए। तूने कहा CA के बगैर तो वैसे ही मिलनी नहीं। चल आजा, देखो मजाक कर रहा हूँ सर। पर्पस कितने लोग क्लियर है कि मैं CA कर रहा हूँ कमाने के लिए, कितने लोग कह रहे हैं भाई कमाने के लिए कर रहा हूँ, हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं, 11:30। थैंक यू। अच्छा मतलब कमाने के लिए और किस लिए CA कर रहे हो बताओ। बाहर जाने, कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। देखो भाई CA का पर्पस क्लियर हो, कमाना भी है तो बाहर जाना है तो बाहर जाना भी है ना। देखो वो सब बातें अलग होती हैं कि ये वो है ना कि मैं खिदमत करूँगा, ये करूँगा, ये सब सेकेंडरी हैं, सही है। अभी एक साहब से कल में मिला, वो एक अच्छे काम कर रहे हैं, नोबल कॉज कर रहे हैं, सही है, बहुत कुछ, बट उनके बारे में उनके एक दोस्त से मेरी बात है, मैंने कहा कितना अच्छा बंदा है ये तो यार, इतने नोबल कॉज कर रहा है। बेटा कोई नोबल कॉज नहीं कर रहा है, मतलब कर रहा है, लेकिन उसका सेकेंडरी मकसद है कि इस नोबल कॉज की वजह से इसको एक सियासी पार्टी में एक मकाम चाहिए, समझ रहे हो। मतलब वो नोबल कॉज कर इसलिए लिया है कि उस पार्टी के अच्छी बुक्स में आ जाए। मैंने कहा देखिए नीयत साफ है ना, सही है। तो आप चले सर अब आ जाएँ, यहाँ पर सेकंड लैब है, ऑपरेटिंग सेगमेंट भी, रिपोर्टेबल भी और फर्स्ट। अब इस जज्बात का इजहार करें। इजहार करते हुए एक टिप दे रहा हूँ, जब भी आंसर में ऐसा आ जाए ना 2 लैब्स हैं, 2 पार्ट हैं, तो दोनों की अलग अलग हेडिंग डाल करके करो, शुरू हो जाए। 8 नंबर का सवाल है, तुमको अब समझ में आ गया तो तुम्हें जज्बात किताब में याद रखें, 4-5 लाइनें लिख दोगे, एक पे काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वाला आप लोग चाहें तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी भेज सकते हैं। जूम में भी पिक्चर अटैच करने का ऑप्शन है अगर तो आप चाहें। अच्छा अब मेजॉरिटी बच्चे तकरीबन जो है सब सही कर लें, कुछ बच्चों ने एक
चीज़ मेरे कहने पे सही कर ली, जो दूसरे वाली में देखें, जो एक गलती आपने की ना मेजॉरिटी ने, वो आप पहले बोलेंगे कि भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के लिए भी पहले क्या बनना पड़ता है, तो या तो आप एंड में कहते हैं कि अगर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं तो ये रिपोर्टेबल भी नहीं है। दूसरे केस में बच्चों ने ऑपरेटिंग सेगमेंट तक छोड़ दिया, उसके सवाल क्या थे, रिपोर्टेबल। सही है, पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा तभी स्टेप 2 पे जाके क्या होता है, रिपोर्टेबल। तो आपने पहले पे छोड़ के इजी मार्क्स छोड़ दिए। सर ये 1-2 नंबर है ना फ्री के छोड़ देते हैं। अब मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, जल्दी से लिखे, क्विक। पहले आंसर लिखे, हेडिंग डालें फर्स्ट लैब, फर्स्ट लैब। being classified as reportable segment, being classified as reportable segment, first a segment should meet criteria of operating segment, which includes regular review by CODM, full stop. Since this lab is not reviewed regularly by CODM, hence it's neither an operating segment nor a reportable segment. So neither an operating segment nor a reportable segment. अब देखिए सर, यहाँ पर मेरा फोकस किस तरफ था, CODM रिव्यू ना सर। अब आगे आते हैं सेकंड लैब। This lab is reportable segment as it meets both the criterias for being a reportable segment as well as operating segment. Full stop. It has the ability to earn and spend. Further, its financial performance is regularly reviewed by CODM. Further, its financial performance is regularly reviewed by CODM, and it contributes more than 10%, and it contributes more than 10% in organizations' total revenue. Full stop. In organizations total revenue, full stop. ऐसा ही है मेरा बच्चा। तो अब क्विकली अगर हम आज की क्लास को रिवाइज करें और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें, होमवर्क है आपका इसी हैंड आउट में आ रहे, कल सुबह 11:30 बजे मिलेंगे।
इस अपनेपन के साथ। सही है। क्विकली रिवाइज करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा सर? हमने शुरुआत में वही रिवाइज किया। लिस्टेड कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट, कंसोलिडेटेड और इंटरिम पे अप्लाई होता है और इंडिविजुअल पे। इंटरिम फाइनेंशियल्स में कितनी चीज़ें आती हैं? 3। फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, है ना सर? फिर आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था कि सर एक प्राइवेट कंपनी पे पब्लिक अनलिस्टेड पे अप्लाई नहीं होगा। इसने कहा सबसे पहले चेक करो ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अलग अलग बताना, है ना सर? इसने कहा सबसे पहले चेक करो ऑपरेटिंग सेगमेंट है नहीं, उसमें कितनी बातें? 3। एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, CODM का रिव्यू और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो है। तो यूनिलीवर ने कहा 22 को कितने में कर देंगे? 3। 5 एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्शन प्रोसेस की नेचर सेम हो, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और 5वीं चीज हमने कहा कि सर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। फिर आगे बढ़े, हमने कहा ये हो गया। 3 आगे के रिपोर्ट कर दो, बोला नहीं। 3 क्राइटेरिया रिपोर्टेबल के। पहला एसेट क्राइटेरिया, उसके जो एसेट्स हैं टोटल सेगमेंट्स का 10% या उससे। दूसरा उसकी जो सेल्स है वो सेगमेंट्स की सेल्स का, और जो सेल्स में इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तीसरा हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ उसका क्या लेंगे? 10%। फिर हमने कहा सर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने सवालात किए, और सवालात के बाद हमने ये जज्बात के हजार का सवाल आएगा, तो जहाँ नहीं है वहाँ पर क्यों नहीं है उस पर फोकस, और जहाँ हाँ है वहाँ पर सब पे फोकस। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर क्विकली आते हैं आज की क्लास के स्टोरी टाइम पर। स्टोरी टाइम में आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे सच सच बताएं, कितने लोगों को CA में आने के बाद ये फीलिंग आई है अब तक कि गलती हो गई? एक आदमी बीच में आई थी, खवातीन को किसी को नहीं आई थी। ओके माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह करे रिजल्ट के बाद तक भी यही फीलिंग रहे कि गलती नहीं हुई। इंशाल्लाह रिजल्ट कब है वैसे? 28 अक्टूबर। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा दूसरी तरफ, लेकिन सर एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में एक बहुत चीज़ की कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में ना मशवरा फ्री में मिलता है। दुनिया भर में आप जाए ना सर, दुनिया भर में ना वकील सिर्फ फ़ोन पे ना पहली दफ़ा बात करने के पैसे लेता है। बोलते हैं अकाउंट में इतने पैसे भिजवाओगे तो। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर के क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो सर वहाँ पर कोई अच्छा गोरा होता है ना, पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो अच्छा गोरा होता है ना, वो कहता है यार आप मुझसे पहली दफ़ा एक इंट्रोडक्शन मीटिंग के लिए आ रहे हैं, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, उसके कुछ पैसे हैं तो बता दें। सही है, 2 मिनट दे दे बस। तो हम पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, मेरे दोस्त मुझे बड़े से बड़े माशाल्लाह कंपनियों के CFO फ़ोन करते हैं और बड़ी से बड़ी एडवाइस लेते हैं, लेकिन फ्री में लेते हैं। मैं उनको कहता हूँ शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सही है, मतलब तुम लोग दोस्ती यारी में मना, चलो फ्री में ना कुछ काम तो दे दे। वहाँ पर जब कुछ काम की बात तो तुम बोलोगे बिग 4 को देंगे, और एडवाइस मतलब वो भी उनसे लिया करना भाई। सही है, मेरे दोस्त थे USA में होता है माशाल्लाह, पाकिस्तानी CA, उससे मेरा ही एक स्टूडेंट है, अब वो USA में रहता है 8 साल से माशाल्लाह। उसने बोला कि यार इनसे बात करनी है, 2 घंटे का टाइम। उसने बोला 2 घंटे लगेंगे। मेरे दोस्त ने मुझे पीछे से मैसेज किया, बोला देख मैं ना USA में हूँ और PwC के अंदर अच्छी पोस्ट पे माशाल्लाह डायरेक्टर होने वाला है। बोला मेरा ना 1 घंटे का कम से कम रेट जो है ना PwC के हिसाब से तो $250 है। बोला इंडिविजुअली भी मैं करता हूँ तो $100 चार्ज करता हूँ। बोला भाई ये 2 घंटे मांग रहा है। मैंने कहा कुछ चैरिटी भी क्या कर, बेशरम आदमी बच्चा है। बोला यार सही है चैरिटी करता हूँ। तो 2 घंटे के 200 बनते हैं, इससे सिर्फ तेरी खातिर $50 लूँगा, लेकिन फ्री में नहीं करूँगा। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने बच्चे को मैंने कहा भाई देखो ये आदमी है, कुछ मसला था ना उसको, मतलब कुछ लीगल एडवाइस, मतलब टेक्निकल एडवाइस चाहिए। मैंने कहा ये आदमी है, चीता है, लेकिन भाई $50 से बोल रहा है तेरी खातिर। मतलब $50 देखा जाए तो हमारे मुल्क के हिसाब से तो सर बन गए ना 13-14 हज़ार रुपये। उसने बोला सही है, और तुम लोग 6 महीने के पैसे जितने देते हो ना उससे थोड़े से कम में उसने कितने इसमें किया है। लेकिन सर वो मार्केट ऐसी है हमारे मुल्क में, तो एक इसी वजह से अपने दुनिया भर में कैरियर काउंसलर्स हैं। वो बोलते हैं बेटा
1 घंटे के इतने पैसे, लेकिन तुझे गाइड करेंगे। यहाँ पर आपके कैरियर काउंसलर कौन था? नहीं, जिसने चाचा मामू है ना बेटा, वो सीए, खानदान में एक आदमी ने सीए किया है, कामयाब है, इसके ऊपर क्या कर लो, है ना सर। ऐसा नहीं होता, बच्चे की नेचर भी तो समझो। मेरा मानना है जिस आदमी को बोलने का बहुत शौक है ना, वो शायद सीए से ज़्यादा फिट होगा सेल्स में, एचआर में। सही है। जिस आदमी को टेक्निकल क्रिएटिव कुछ करना है ना, वो आईटी का बंदा है। सही है। सीए मेरा मानना है मेजरली सबके इंट्रोवर्ट्स के लिए बना है, लेकिन अब आ गए हो तो आ गए हो, अच्छी बात है माशाल्लाह। यहाँ पर लेते हुए, जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, कर लिया है माशाल्लाह। यहाँ तक जो है मतलब सीए हो गया, लेकिन कभी कभी मुझे भी खैर आज तक यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मुझे अंदर से कोई मुझसे पूछना तो मुझे लगता है कि यार मैं एचआर और मार्केटिंग का आदमी हूँ। मैं दिल से सीए कर लेता हूँ माशाल्लाह, टेक्निकल लोग तारीफ भी कर ही देते हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे अगर कोई पूछे तो मुझे किस में मज़ा आता है, तो मुझे मज़ा आता है एचआर के काम में और मार्केटिंग के काम में। लेकिन शायद नसीब ये था, सही है ना, कोई कैरियर काउंसलिंग, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सही है, उनकी कैरियर, कितने लोग के छोटे भाई बहन हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करें। और अगर किसी के मोहल्ले के बच्चों की पकड़ के कर दें, खानदान के बच्चों की कर दें, भाई मैंने अपने खानदान में पाबंदी लगा दी हुई है। मैंने कहा कोई भी इंजीनियर नहीं बनेगा। मैंने कहा देखो यहाँ का बेचारा जो इंजीनियर है उससे ज़्यादा कमाता है जो इंजीनियरिंग पढ़ के फुल टाइम टीचर बन जाए। तो मेरे ख़ानदान में कैरियर काउंसलिंग के लिए मुझे फ़ोन आता है तो मैं बोलता हूँ देख भाई इंजीनियरों के लिए ना कुछ, हाँ इंजीनियर बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, जो है ना मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। मैंने कहा ये सब जो है ना इनको पैसे नहीं मिलते। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल 11:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।